तो आश्वासन तो जिंदगी में ही आश्वासन ही है। को तो अधिकार नहीं है पुरुष होने का, मुझे तो खुद चुनित होने का अधिकार है कि कुछ दो शब्द मेरे समाज के लिए लिखेंगे। समाज कल्याण जो मंत्री जी हैं टीकाराम जूली जी हैं, तो मैंने इनको कई बार फोन पे वार्तालाप पे बोल चुकी हूँ। उसको कैसे क्या पता चले कि मैं स्टाम्प पेपर लैंग्वेज क्या लिखा होता किन्नर नरेश मैं राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन होता, सिर पर मुकुट चमकता। जी हाँ, दुर्गा प्रसाद माहेश्वरी जी की ये एक प्रसिद्ध कविता है जिसमें किन्नर समाज को बहुत ही सुशोभित ढंग से प्रेजेंट किया गया है। उनकी व्यथा भी उसमें बताई गई है और उनको किस तरह से किस साज और किस शोभा के साथ बहुत अच्छे से समाज में अनुशासित ढंग से ये समाज रहता है, ये उन्होंने इस कविता में बताने की चेष्टा की है। थिंक 360 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे किन्नर समाज की जो मुखिया हैं, पुष्पा माई के नाम से फेमस हैं, और आज हम उन्हीं से बात करेंगे किस तरह से वो चीजों को मेंटेन रखती हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है थिंक 360। नमस्कार। तो आप पहले मैम थोड़ा सा अपना इंट्रो दें और फिर। मेरा नाम पुष्पा माई है और मैं किन्नर अखाड़े की राजस्थान की महामंडलेश्वर हूँ। साथ में नई भोर संस्था की फाउंडर एंड चेयरपर्सन हूँ और अभी एक मैं 2021 से एक शेल्टर होम रन कर रही हूँ, गरिमा गृह, जो NISD की तरफ से चल रहा है, जिसमें हम 25 ट्रांसजेंडर्स को ईयरली स्किलिंग डेवलपमेंट के लिए इन हाउस ट्रेनिंग रख करके उनको इन हाउस ट्रेनिंग का एक प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें हम लोग उन बच्चों को लाइवलीहुड के साथ जो बच्चे लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, उनको बैगिंग नहीं करना, उनको ट्रेन बैगिंग नहीं करना है, या उनको बधाई बस्ती में नहीं जाना है, सेक्स वर्क में नहीं जाना है, उन बच्चों को यहाँ या होमलेस है उनको यहाँ रखते हैं, या जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनको आगे कंटिन्यू एजुकेशन या किसी बच्चे को कुछ एडवांस कोर्सेज करना है, वो बच्चे यहाँ रहते हैं, रह करके अपनी स्किलिंग एंड कुछ दिन में 1 एक्टिविटीज करके कंप्लीट करें। तो रहना करना खाना पीना सब यहीं पर ही है, ताकि बच्चे इन हाउस ट्रेनिंग करके एक अपने आप को सम्मानपूर्ण जीवन जीने का हक मिल सके। मैम, जो किन्नर समाज है वो सदियों से उपेक्षित रहा है आजादी के बाद। आप इसमें क्या वजह मानती है कि सरकार की तरफ से कुछ खास प्रयास नहीं किए गए या फिर और कोई वजह? देखो, समाज का सब मैं सरकार का ये नहीं कहूंगी, क्योंकि त्रेता युग द्वापर युग सतयुग से चला आ रहा है समाज है। मुगल काल ने हमें हिज कल्चर में लेके हिजरा शब्द दे दिया गया था, जिधर उर्दू शब्द है जी। पर जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और रानी पद्मिनी के जौहर के टाइम पे अपना बलिदान देने वाला 500 किन्नरों ने अपनी जान दी, पे ये इतिहास कैसे हम भुला सकते हैं। उन महलों के अंदर एक जहाँ जनाने खाने हुआ करते थे, रानियों की सुरक्षा की पहरी के लिए एक किन्नर समाज ही पहरी करा करता था। जब देश के आजाद के बाद में उस समाज को कैसे पिछड़ा वर्ग मान लिया गया, उस समाज से कैसे कटाक्ष भरी नजरें रख ली गई, उस समाज को कैसे पीछे धकेल दिया। तो जब ये 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, 1950 में जब हमारा संविधान लिखा गया, उस संविधान में कहीं भी इस समाज का वर्णन नहीं किया गया। उस संविधान के हकों के बाद आज हम हर दलित समाज की, सभी वर्गों की, दिव्यांगों की, इनकी सबकी उसमें उल्लेखनीय है, पर उस कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अंदर कहीं भी समाज के लिए नहीं लिखा गया। इसीलिए मुझे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा 2014 के अंदर, और तब जाके मेरे जेंडर को रिकॉग्नाइज मिला गया। तो ये जब नहीं होता तो मुझे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, अगर ये सब कुछ होता तो मुझे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ती, ना कि मेरे समाज के हकों की लड़ाई के लिए आज हमें आगे आना पड़ता। क्योंकि अगर इक्वालिटी की बात हम करें, इंक्लूजिंग की बात करें, वहां जरूर लिखा हुआ है इंक्लूजिंग, जो हम कहते हैं कि समानता का अधिकार, समानता की भागीदारी, पर कहाँ थी समानता की भागीदारी? क्यों इस समाज को एजुकेशन से दूर रखा गया? क्यों इस समाज को भीख मांगने पे मजबूर होना पड़ा? क्यों इस समाज को 2 वक्त की रोटी के लिए बधन बेचना पड़ा? तो काफी सारे मुद्दे और काफी सारे चीजें डिस्क्रिमिनेशन, या हम ये मान सकें कि उस समाज से कलंकित भेदभाव की नजर से देखना, ये सब चीजें हुई। पर एटलीस्ट 2014 के बाद एक जजमेंट आया, उसके बाद हमने बहुत सारी पिटीशन में देखा
2019 के अंदर ट्रांसजेंडर बिल एंड ट्रांसजेंडर एक्ट, 2020 के अंदर रूल्स आए हैं, तो इम्प्लीमेंट हो रहा है। हर स्टेटों के अंदर एक वेलफेयर बोर्ड बन रहा है। राजस्थान सबसे बड़ा एक मॉडल रोल बना हुआ है, जहां पे कोविड के हम 22 माह के एक जूझने के बाद में सरकार ने एक राहत का एक फंड दिया गया इस समाज के लिए। तो एक भी फंड था जो समाज के उत्थान के लिए, कोष के लिए था। पर सबसे बड़ी ये चीज थी कि सरकार ने जब इस फंड को सैंक्शन किया, इस कमेटी की भागीदारी से पूछा गया इसको कैसे यूज किया जाए, और कम्युनिटी के साथ इन्वॉल्वमेंट होकर के एक एसओपी बनी गई, और डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन के साथ उसको फंड को यूज करने की बात है। जिस तरह के SRS है, कम्युनिटी के लिए सामुदायिक केंद्र होना चाहिए, और इसके अलावा स्कॉलरशिप होनी चाहिए। इसके साथ में ट्रांसजेंडर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए बेसिकली लोन, जो कोई बिजनेस करना चाहता हुआ है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए हॉस्टल की व्यवस्था होनी चाहिए, जो बच्चे बाहर रूम लेके रह रहे हैं उनके लिए किराए की रसीद दे करके उनके लिए किराएनामा जो है किराए का पैसा दिया जाए, और बहुत सारी पेंशन योजनाएं, बहुत सारी चीजें नहीं, जैसे ऐसा एकल महिला योजना में फ्री राशन की व्यवस्था, 2% हाउसिंग पॉलिसी में रिजर्वेशन के लिए। तो ये सब एक चीजें राजस्थान सरकार ने करी। तो ये चीजें का भी एक है कि समाज को बदलाव तो हो रहा है, पर अभी तक समाज की सोशल एक्सेप्टिंग नहीं है। हम कागजों में बदलाव ला सकते हैं, हम सरकार की नियमावली में बदलाव ला सकते हैं, हम डॉक्यूमेंट्स में चेंज ला सकते हैं, पर अभी भी सवाल बना हुआ है समाज की सोच का कैसे बदलाव ला सके। जी मैम, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि रानी पद्मिनी का जब जौहर हुआ था तो 500 किन्नरों ने अपना बलिदान दिया था। हम सनातन काल से देखें, जब भगवान श्री कृष्ण थे, और जो लिखा हुआ है बहुत अच्छे से ये समाज प्रेजेंटेड था, और मुगल काल में बीच में एक थोड़ा सा इसमें ब्रेक आया। तो अब ये जो हमारी हिस्ट्री है, क्योंकि जो न्यू जनरेशन है उसको योगदान के बारे में आप देखें कहीं उल्लेखित नहीं है। मेरा सिंपल सा कहना है कि आप क्या सोचते हैं कि इसको हिस्ट्री में लोगों को अवेयरनेस कैसे हो, कि लोगों को पता चले कि योगदान है, और बहुत किसी की खुशियां होती हैं तो ये समाज सबसे पहले आशीर्वाद देता है। ठीक है, देखो ये समाज का कहीं दोहराया नहीं है कि सृष्टि की रचना से पहले पहले आया हुआ समाज था। जब हमने 2014 में एक जजमेंट आया तो हमने कहा कागजों में तो बदलाव ला सकते हैं, पर लोगों की सोच में जो एक बहुत बड़ा बैरियर गैप था, उस गैप को कैसे खत्म करें। सोसाइटी और समाज के बीच एक बहुत बड़ा गैप था, उस गैप को कैसे खत्म करा जाए। तो उस गैप को खत्म करने के लिए हम लोगों ने 2015 के अंदर एक किन्नर अखाड़ा बनाया। जो हिंदू सनातन धर्म में मेरा वजूद था उसको यथावत स्थापित करने के लिए हमने किन्नर अखाड़ा बनाया। और जब हमने किन्नर अखाड़ा बनाया तो काफी सारे धर्म के जो और लोग थे उन्होंने बड़ी कटाक्ष, बड़े शब्दों का प्रयोग किया गया और अलग अलग तरह की बातें की गई, पर उससे कोई नहीं। जब अगर मैंने बांध लिया कमर पे अपने अधिकारों के, मेरे समाज के अधिकारों लड़ने के लिए, तो हमने 2015 से लेके 2019 तक वो कटाक्ष भरे शब्द भी सुने, वो बहुत सारी हीन भावनाएं भी हमने सुनी हमारे समाज के प्रति बहुत सारी। पर 2019 के अंदर जूना अखाड़े ने अपने साथ एक सम्यता, हमें मान्यता देके अपने साथ सम्मिलित करके हमें एक शाही स्नान करने का मौका मिला। तो अगर देखा जाए, चाहे मनुस्मृति देखा जाए, विष्णु पुराण देखा जाए, या गीता देखा जाए, महाभारत देखा जाए, रामायण देखा जाए, उन सब में किन्नर समाज का बहुत बड़ा उल्लेख है। श्री राम प्रभु को गोद में खिलाने वाला समाज, श्री कृष्ण को आज हम कहते हैं ना हिंदू सनातन धर्म राम मंदिर बन रहा है, पर ये कोई नहीं कर रहा। श्री राम प्रभु की 5 सखियां थी, राम दुलारी, राम प्यारी, राम सखी। तो ये जो उनकी जो सखियां थी उनका बड़ा योगदान हुआ था। कृष्ण काल में हमें सखी, आज भी हमारा समुदाय अपने आप को भाई पूरा, क्योंकि आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता, आत्मा अजर अमर है। तो इसने फीमेल, जब मैंने अपने मन से मान लिया मैं फीमेल हूं और मेरे प्रभु इसमें, क्योंकि 64 योनियों के बाद में ये मनुष्य जन्म मिलता, और मनुष्य जन्म मिलने के बाद में मैं सॉरी कि मेरा ईश्वर से कैसे मिलन हो। तो मेरी आत्मा जब फेमिनाइन हो, जब फेमिनाइन आत्मा होती है बड़ी सिंसिटिव होती है और उसमें मोह हो,
प्रभु की रूहानी जो होती है कि जनानी रूह, उसमें ईश्वर प्रभु इतना करे, क्योंकि हमारी आत्मा में करुणा है, प्रेम है, समर्पण है, और जहाँ ये सब जब चीजें होती है तो ईश्वर बहुत करीब होते हैं। शायद इसीलिए मेरी दुआएं कि लोगों को ब्लेसिंग इतनी प्यारी लगती है कि लोग मेरे करीब आकर के मेरी ब्लेसिंग ले जाता है। पर वो दोहरी है, ब्लेसिंग सबको चाहिए पर मेरे घर नहीं होना चाहिए, किसी और के घर होना चाहिए। जब तुम्हें ब्लेसिंग चाहिए तो भाई मेरे समाज को अपनाओ भी सही, हर एक समाज के बच्चे को गोद भी तो लेना शुरू करिए। देना दूसरा, हर इंसान बाप बोलता है कि मेरी बेटी बेटे बराबर है, वही ये क्यों नहीं कहती मेरा बेटा बेटी के बराबर है। तो ये दोहरी सोच और दोहरे समाज में मैं कहती हूँ उससे तो बेटर हमारा समाज है। एक छत के नीचे बिना जात न पूछे पानी, है ना, कि साधु न पूछे जात न पीछे पानी। तो वही हिसाब है कि बड़ी अच्छी कहावत है कि हम जात पूछ के पानी नहीं पीते पहली चीज तो, और हम तो किसी के घर की भी हो जाए, इवन किसी भी जाति किसी वर्ग का इंसान हो, उसके घर से बधाई लेकर के अपना जीवन व्यापन करने वाला समाज है। हम एक छत के नीचे चाहे किसी भी जाति किसी वर्ग का बच्चा हो उसको गले लगा के अपने साथ शिष्य बनाते हैं। तो ये बड़ा एग्जाम्पल उस समाज के लिए है कि उनको सोचना चाहिए। ईश्वर ने कभी भेदभाव नहीं किया। तो मैं कहते सबसे बड़ा कि जो माँ 9 महीने पेट में रख रही है 36 नसों का दूध पिला के, वो अपने कलेजे पे पत्थर रखे कैसे घर से बाहर निकाल सकती है। बिल्कुल सही। बहुत बड़ा चीज है। आपने सही कहा कि एक माँ, हमारा समाज बदल तो रहा है लेकिन अभी जो एक्सेप्टेंस है सोसाइटी में, अगर किसी को बच्चा ट्रांसजेंडर होता है तो वो पहले तो पेरेंट्स से उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मैम एक और चीज है, लाइक क्या होता है ना कि ये सब ऐसा नहीं है पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते, पेरेंट्स एक्सेप्ट करते हैं, पर सोसाइटी की वजह से समाज क्या कहेगा, इसको हिजड़े का बाप बोलेगा, क्या बोलेगा। अगर उसका दूसरा भाई तो तेरे भाई हिजड़ा है, वो समाज से कलंक से दूर होकर इस बच्चे को घर से बाहर निकाला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि माँ बाप के एक्सेप्टिंग, माँ बाप अगर इवन आप जब छोटे होंगे, मेरे समाज का कोई लोग है तो बच्चे पकड़ के ले जाते हैं, ये गंदे होते हैं। तो आज हम इसको जो आप कह रहे थे कि ये जो गैप है हम कैसे खत्म कर सकते हैं, हिस्ट्री में कैसे लोग को बता सकते हैं या क्या, आज हर बच्चे को अवेयरिंग करने के लिए बैड टच गुड टच ये वो सब चीज बता रहे। क्यों नहीं समाज के बारे में बताना शुरू करें? बिल्कुल। तभी तो बच्चे जागरूक होंगे, तभी तो समाज एक्सेप्ट करेगा। क्यों नहीं स्कूल के पाठ्यक्रम में एक सब्जेक्ट इसका डाल दिया जाए जेंडर इक्वलिटी का, तब क्या बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे? हम जब संस्कृत में तो हमें 3 जेंडर पढ़ाते थे ना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग, तो ये जब तब से चला जा रहा है, फिर क्यों नहीं उसको यथावत स्थापित रखा गया? जी जी, जो संस्कृत और इवन हिंदी में दोनों में है ये नपुंसकलिंग की हम जब हम बात करते हैं। तो मैम आपने कहा कि आप 2014 में सुप्रीम कोर्ट का आपने दरवाजा खटखटाया, तो आपने क्या ये जो पाठ्यक्रम में रखने की बात है, आपने ये बात वहां पे रखी? नहीं, देखो सुप्रीम कोर्ट ने जब कह रखा इक्वालिटी की बात है, ये हर राज्य की जिम्मेदारी है कहाँ हम सेंसिटाइजेशन कर सकते हैं। देखो ये सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम है, ऑलरेडी इसमें कह रहे हैं अवेयरनेस होनी चाहिए, तो अब ये तो अवेयरनेस ही है, ये राज्य स्तर की जिम्मेदारी। सर छत्तीसगढ़ ने अपने सामाजिक ज्ञान के अंदर 8th स्टैंडर्ड में एक सब्जेक्ट लेके चैप्टर लेके आए हैं जिसमें किन्नर क्या है, किस तरह का होता है। खुल के तो हम लोग जहाँ रिसोर्स पर्सन जाते हैं या टीचर होगा वो खुल के बात करेगा, पर इवन चैप्टर तो आए, करेक्ट, उसमें डीपली तो बाद में आएगा जब बच्चा जिज्ञासा पूछे मम्मी आज ये चैप्टर है इसका क्या मतलब होता है, माँ बाप ढूंढेंगे आसपास में, माँ बाप बात करेंगे, तो यही तो बदलाव आएगा। बिल्कुल। ये सुप्रीम कोर्ट तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो अवेयरनेस, हम कैसे अवेयरनेस लेके आ सकते, हम कैसे अपने राज्य स्तर पे, हम अपने स्टेट में कैसे पॉलिसीज को लेके आ रहे हैं, ये डिपेंड स्टेट की जिम्मेदारी है, ना कि मेरी जिम्मेदारी नहीं, ये स्टेट की जिम्मेदारी है। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना करना चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की खूब पालना कर रहे हैं, पर 2014 के बाद भी आज तक क्या एम्प्लॉयमेंट में सरकार ने सोचा? क्या इन बच्चों के रोजगार के लिए सोचा? क्या इन बच्चों के लिए रहने के लिए मकान के लिए सोचा? नहीं ना। तो ये कहीं ना कहीं 9 साल सरकार के जजमेंट को कंप्लीट हो चुके हैं, क्यों नहीं? जब तक मैं दरवाजा नहीं खटखटा तब तक सरकार सुनेगी नहीं। तो मेरे लिए तो वही चीज हो गई, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना ना खटखटाना, मैं अपने स्तर पर राज्य स्तर का दरवाजा खटखटाऊं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मेरे लिए एक रीढ़ की हड्डी है, मेरे लिए एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है जिसके बिहाव पे मैं सरकार में बदलाव ला सकती हूँ। क्या
सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना सरकार स्वयं जिम्मेदारी लेके नहीं कर सकती है? नहीं ना, यही बहुत बड़ा सवाल है। जी जिस दिन वो खुद अपनी जिम्मेदारी, जिस दिन कोई आईएएस आरएस जो भी डिपार्टमेंट में बैठा है या एक नीचे बाबू से स्तर से ऊपर तक का जो ऑफिसर है उसकी स्वयं की जिम्मेदारी नहीं होगी, तब तक ये लड़ाई लंबी चलती रहेगी। जी बिल्कुल। मैम अभी जो एक जैसे राजस्थान में सबसे पहली ट्रांस वुमेन है जो कांस्टेबल बनी थी, और जो गंगा का केस था जिसकी मैं बात कर रही हूँ, गंगा ने जब फाइट किया था तो गंगा ने एज ए उसके अंदर जो उसकी आइडेंटिटीज थी वो बेसिकली कोई ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी न होने की वजह से जो उसका जो फीमेल के नाम से उसने फॉर्म फिल किया था, जब सरकार ने जब उसकी मेडिकली कराया गया तो मेडिकली में वो ट्रांसजेंडर पाई गई तो उसे जॉब नहीं दी गई। तो हम लोगों ने 2017 में ही 16 में हमने सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तब हाई कोर्ट ने कहा कि हमने हमारे स्टेट के अंदर जेंडर को रिकॉग्नाइज नहीं किया, पर गंगा अगर ट्रांसजेंडर है, ये गंगा के पर है, गंगा किस कोटे में अपने फीमेल कोटे में जॉब लेना चाहते, मेल कोटे में जॉब लेना चाहते, तो गंगा ने खुद चॉइस किया और गंगा ने अपने आप को फीमेल कोटे के अंदर अपने आप को जॉब को रिजर्व किया। तो इसलिए सरकार ने उसको कोई कोटा ना खोलते हुए ओबीसी में उसको इवन इसके अंदर बेसिकली फीमेल कोटे में उसको जॉब दी गई है। जी तो ये जैसे मैम हम ऑब्वियसली पढ़ते आ रहे हैं कि थर्ड जेंडर है, सब कुछ है, अब जब बाई लॉ भी है और इक्वलिटी की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको ना कि थर्ड जेंडर में लेते हुए एक अलग आइडेंटिटी है तो उसमें क्यों नहीं देना चाहिए, उसमें देना चाहिए, बल्कि उसको विमेन और मेल। देखो सरकार ने ट्रांसजेंडर दे रखा है, जबकि अभी तक देखो एक सबसे बड़ा सरकार ने हमें ओबीसी में रखा गया है। अब ओबीसी में जब रखा गया तो ओबीसी में अगर ऑलरेडी एसटी एसटी सब कुछ है तो ऑलरेडी मैं जब एसटी एसटी में आ रही हूं तो मेरे लिए क्या रहा, अगर मैं जनरल कास्ट में आ रही तो मेरे को तो मिलेगा ही नहीं। तो ये सरकार ने ये कहना चाहिए था कि जो भी ट्रांसजेंडर आ रहा है इवन प्लेसमेंट रिक्वायरमेंट उस पर कैसे करना चाहिए, नीड वाले पे होना चाहिए था कि ना कि उसको मोस्ट बैकवर्ड कर दे चाहिए, जो उसको नीड ओबीसी में रहना चाहिए था। तो नीड जो भी है तो उसके लिए अलग से एक प्रावधान है। अब ये बड़ा पॉलिटिकल इश्यू हुआ था कि सब सरकार ओबीसी में रख रही है तो ओबीसी में से किसका कट करेगा, ओबीसी वैसे भी 100% है तो 100% में से किसका काटेंगे। बिल्कुल कि तो अब मेरा वोटर बैंक भी रेडी नहीं है, पहले सबसे बड़ी चीज तो मेरे समाज की जनगणना से हम लोग बातें कर रहे हैं कि एक सेंसर डाटा है, नॉट ए प्रॉपर्ली सर्विंग इन है, तो ये चीज है। जी एक और चीज मैम, लाइक अभी भी लोग आगे नहीं आते, जैसे अब धीरे धीरे जो रिकॉग्निशन मिल रहा है तो गवर्नमेंट जॉब्स में भी बहुत कम है, जैसे एक गंगा का एग्जांपल हो गया, बट अभी लोग नहीं आ पा रहे, क्या रीजन हो सकता है मैम? देखो रीजन क्या आ रहा है, कई जगह तो जैसे अभी कर्नाटका के अंदर 2% का सरकार रिजर्वेशन लेके आई है, तो हमारे स्टेट में भी ट्रांसजेंडर बिल नहीं आया राज्यसभा में। जिस दिन हमारे राज्यसभा में ट्रांसजेंडर बिल आएगा तो स्टेट का दायित्व बनता है कि उसको रिजर्वेशन भी लेके आए ट्रांसजेंडर्स के लिए। तो ये राज्य स्तर पे पर डिपेंड है, कई स्टेटों में वेलफेयर बोर्ड बने तो प्रॉपर्ली एक्टिव नहीं है, जहाँ एक्टिव है तो वहां पर प्रॉपर्ली वर्क नहीं है, जहाँ वर्क है तो वहां फंड नहीं है, तो बहुत सारे इश्यू। और जहां पर है तो वहां पर जो ऑफिसर है वो सेंसिटाइज, जैसे मैंने आपको, आप ड्यूटी पे आए और मैंने आपको सेंसिटाइज किया, आपको और पता है कि आपका ट्रांसफर हो गया, दूसरा ऑफिसर आया तो फिर वापस मैं दूसरी को उसको ब्रीफिंग करूं, जब तो उस फाइल को पुटअप करे पता चलता है उसका भी हो जाए। तो ये बड़ा ही एक चैनल बना हुआ जिससे अभी तक समाज जूझ ही रहा है, जूझ नहीं बोलेंगे और क्या करेंगे। बिल्कुल मैम सही। तो जैसे मैम अभी विधानसभा की कार्यवाही हुई, कई तरीके की तमाम तरीके के डिफरेंट बिल्स पे चर्चा हुई, क्या आपकी तरफ से, सोसाइटी की तरफ से इस पे चर्चा करने या कुछ डिमांड्स रखी गई थी जो सरकार ने नहीं उठाई? देखो डिमांड का तो मैं क्या करूं, पहले तो मेरे वजूद का ही अता पता नहीं है, तो डिमांड तो मैं बाद में करूंगी जाकर। बिल को लेके मैम, क्यों ना, बिल को लेकर के हम क्या डिमांड में, मंत्री को 3-4 बार कॉल करा हुआ है कि सर आप बिल लेके आइए, तो ये मैं क्यों बोलूंगी, ये समाज कल्याण के डिपार्टमेंट का काम है कि वो इन पॉलिसीज को लाके असेंबली में सबमिट करें, ना कि मैं अगर मुझे ये सब चीजें करनी होती
तो मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मैं क्यों कौन, ये उनका दायित्व है, ये उनका पार्ट है कि वो जाकर के इस बिल को वहां प्रेजेंट करा जाए। बिल्कुल। तो मैम आपकी पर्सनली जिन जिन मंत्री से बात हुई है वो आप बता सकते हैं, किन से आपकी बात हुई है, किन को आपने? समाज कल्याण जो मंत्री जी हैं जी। टीकाराम जूली जी हैं, तो मैंने को कई बार फोन पे वार्तालाप पे बोल चुकी हूँ, सर इस तरह का लेके आइए, सर बेसिकली स्टेट की भी एक TGID कार्ड भी होना चाहिए, ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। हम टाइम टू टाइम सरकार को भी बोलते रहते हैं, RSIS ऑफिस को बोलते रहते हैं, पर वो चीजें ना कि अभी मैं बोल के जाऊं वो फाइल का हो, ये चीजें हैं। लेकिन आश्वासन तो कुछ दिया होगा कि तब तक। देखो आश्वासन तो जिंदगी में आश्वासन ही है, अब सरकार है फिर चल रही है। जी। एक और चीज होती है, सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है, मतलब इस तरीके की खबरें आती हैं कि आइडेंटिटी कार्ड बनवाने जाते हैं तो बहुत चैलेंज आते हैं। वो रीजन ये है ना क्योंकि जो नेशनल आइडेंटिटी जो सरकार ने एक पोर्टल चालू किया है NISD ने, वो पोर्टल ऑनलाइन है। अब ऑनलाइन में आप रूलर का जो पढ़ा लिखा नहीं है, ट्रांसजेंडर पहले तो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको कैसे क्या पता चले कि मैं स्टैम्प पेपर लैंग्वेज क्या लिखानी चाहिए, मुझे क्या एक आम ई मित्र वाले क्या पता कि ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड के लिए क्या क्या मैं लिखवाने, कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, ये सब जब तक ये कम्युनिटी के रिसोर्स पर्संस को नहीं इन्वॉल्वमेंट होगा तब कैसे TGID कार्ड बन पाएगा, आप बताइए। बिल्कुल। तो मैम एक जैसे कि क्योंकि सरकार को ये इनिशिएटिव जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि जहां पर हमारे कम्युनिटी के रिसोर्स पर्संस हैं उन्हें आइडेंटिफाई डिपार्टमेंट करके और वो जा करके उन कम्युनिटीज का बनवाने पर, वो नेशनल आइडेंटिटी है। स्टेट का जनगणना क्या है, हमारे स्टेट में है, आप अगर सपोज सरकार देगी तो वो नेशनल की जनगणना देगी ना, स्टेट की जनगणना तो हमारे पास कहाँ आएगी। बिल्कुल। मैम एक और चीज, जैसे हर समाज हर जाति का लाइक एक कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव है विधानसभा में या फिर भेजता है समाज, आपके समाज से अब तक क्यों नहीं पहुंचा? कोई तो मुद्दा उठाने वाला समझाने वाला सुनो, चाहिए। ये सरकार का दायित्व, सरकार मेरी माई और बाप है, जी। मैं क्यों जाके क्या सब वो जो वहां विधानसभा में बैठे हैं उनको भी किसी मेरे पूर्वज ने गोद में तो खिलाया होगा, जी जी। वो कैसे भूल सकते हैं, उन्होंने भी तो ब्लेसिंग ली होगी किसी न किसी की, तो जी। वो कैसे भूल सकते हैं, उन्हें उनका दायित्व है। जब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, वो जब प्रतिज्ञा लेते हैं जिस कुर्सी पे बैठने से पहले वो गीता पे हाथ रख करके कहते हैं कि मैं अपने धर्म जाति मैं किसी भी वर्ग को समानता का अधिकार दिलाऊंगा, तो ये उनका दायित्व है, ना कि पुष्पा का अधिकार है कि पुष्पा जाके वहां जाके बोले मुझे लाके दो। नहीं तो यही होगा कि मैं एक पॉलिटिकल सीट मांग रही हूँ, क्योंकि माइंड में वही चलता है। पर मैं मेरे समाज की आवाज हूँ और आज भी आवाज हूँ, कल भी आवाज हूँ और परसों भी मैं समाज की आवाज रहूंगी। मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ कि मुझे वहां पर एक रिजर्वेशन चाहिए या मुझे एक वो चीजें, पर मेरे समाज के बच्चों को रोटी कपड़ा और मकान तीनों की जरूरत है। उसके लिए मैं हमेशा आवाज आज भी उठाऊंगी, कल भी उठाऊंगी और परसों भी उठाऊंगी, जब तक चाहे मेरे लिए 70 लोग मेरे दुश्मन बन जाएं, पर मैं 70 के पीछे 70,000 लोग को नहीं छोड़ सकती हूँ। आपने सही कहा, ये आपका बड़प्पन है कि आप कहती हैं कि विधानसभा में वो भी तो किसी के गोद में खेले होंगे, वो मेरे माई बाप हैं। लेकिन मैम जब वो खुद अपने समाज को भूल सकते हैं, कई बार अपने खुद के समाज के मुद्दों को नहीं उठाते, ऐसे में क्या आपका दायित्व नहीं बनता अपने समाज के लिए दरवाजा खटखटाया जाए और छीननी चाहिए चीजें? देखो इस समाज का एक रवैया पहले दूसरा बना हुआ है। अभी मैं जाके पूरे समाज को जिस तरह डॉक्टर्स या और समाज जाकर के धरना प्रदर्शन टाइप में देता है, मैं तो नहीं दे सकती ना, क्योंकि मेरे समाज का एक रवैया दूसरा बना हुआ है। आज तक सुनने में नहीं आया कि कुछ इस तरीके के प्रोटेस्ट हुए। और अभी जाके मैं प्रोटेस्ट करने के लिए चल जाऊं, मेरी डिग्निटी, मेरा एक ओहदा और एक मेरी चीज है, जहां पर कलम की मार से सब कुछ किया जा सकता है वहां जरूरत नहीं है मुझे चीखने और चिल्लाने के लिए। वी आर द बहुत सारे पिटिशंस हैं, वी आर द बहुत सारे राइट्स हैं। मैं इस समाज में इवन उसको तो अधिकार नहीं है पुरुष होने का, मुझे तो खुद चुनित होने का अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट कि मैं खुद चुनित हो सकती हूँ कि मुझे कौन सा जेंडर चाहिए, मेल या फीमेल या मैं ट्रांसजेंडर, मैं अपना चुनाव खुद कर सकती हूँ।
सही है। जी, ये तो हुई मैम लॉ की बात, बाय लॉ जो हमें एक आइडेंटिटी दिलाने की बात। एक और चीज जो बहुत होती है इन जनरल, विलेजेस में भी होती है और बहुत ज्यादा ट्रेंड में होते हैं, कि एक तो नेचुरल है, एक तो ओरिजिनल है, और एक लोग बन के आते हैं, उनसे लोग बहुत इरिटेट देखो, होते हैं। बनना न बनना ये प्रकृति का है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है जो अपने आप को खुद को आइडेंटिफाई करके पहन रहा है। एक मैं एक बताती हूँ, ये 5 उंगली है ना, अब 5 उंगली माँ है, बहन है, बीबी है, आंटी है, मामी है, चाची है। अगर इसके अंदर मामी खराब है तो हम इन चारों को खराब नहीं बताते। बिल्कुल। तो हर तरह के लोग हैं। हम किन्हीं देखो, फर्स्ट एड होता है, हम सिक्के का एक पहलू देख रहे हैं, जिस दिन दूसरा पहलू जानने की कोशिश करेंगे, होता है, हो सकता है वो फर्स्ट एड बहुत ज्यादा हो। जी 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 जी। जहां मकान का किराया मुझे 2,000 रुपए है, मुझे वहां पर 4,000 रुपए या 6,000 रुपए देना पड़ रहा है, तो मेरे अंदर कितना बर्डेशन होगा। जी बिल्कुल। जी चीजें मुझे बस्ती के अंदर जो मिलनी चाहिए मुझे नहीं मिल पा रही है, मुझे समानता का प्यार चाहिए, मुझे प्यार नहीं मिल पा रहा है, वो फर्स्ट एड कहाँ जाएगा। एग्जैक्टली। तो कभी मैं चाहती हूँ मेरे साथ कोई बैठ के एक कप चाय पीने की कोशिश करे। जब मेरे साथ कोई बैठ के चाय पीने की कोशिश नहीं करता, मेरा फर्स्ट एड कहाँ जाएगा। राइट। मैं अंदर के अंदर जो गुजार है वो मैं कहाँ ले जाऊं, मैं कहाँ ले जाऊं। जिसने माँ बाप ने पाला उसने उसने छोड़ दिया, जिन यार दोस्तों के साथ खेली उसने छोड़ दिया। पिछली गली मेरा मायका, मैं वहां तक नहीं जा पाती क्योंकि उस गली के अंदर जाऊंगी तो मेरे लिए सब दरवाजे बंद हैं। मेरे पिता की मृत्यु के बाद मैं वहां तक नहीं जा सकती क्योंकि मैं किन्नर हूं। कई सारा फर्स्ट एड, कई सारी उलझनों से घिरा हुआ किन्नर समाज है। हम जब उनकी व्यथाएं सुनेंगे ना, तो बहुत ही एक अंदर ये है कि फर्स्ट एड निकाले कहाँ। हम सिर्फ जिस दिन उनसे बैठ के प्यार से बात करेंगे तो शायद उस सिक्के के पहलुओं भी हमें समझ में आ जाए। जी। जैसे डिप्रेशन बहुत बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है समाज में। जनरली जिन लोगों के पास बहुत सारी सुविधाएं होती हैं उन लोगों में स्ट्रेस बढ़ता है, जबकि आपको तो हर चीज के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। आपको खुद को, सोसाइटी को और पहचान के लिए और सरवाइव करने के लिए इतना वो करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं समाज की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस चीज को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चीजों को बढ़ाए, स्मूथ करे। जो बाकी लोग आ रहे हैं, बच्चे आते हैं आपके सोसाइटी के, उनको पहली बात तो खुद को ही स्ट्रेस फ्री रखने के लिए बहुत कुछ। देखो, हम मेंटल हेल्थ काउंसलिंग बात करते हैं, हम कहते हैं जिस जेंडर के साथ हो फ्रीडम रहो। ऐसा नहीं है मैं ऐसा क्यों हूं। पहली चीज तो वी आर द सेल्फ लव, पहले अपने आप से प्यार करो, समाज अपने आप प्यार करेगा। जिस समाज आपको ठुकरा था हम उस समाज को ठुकराते हैं, हमें उस समाज की जरूरत नहीं है। हम एक अपना समाज का सिनेरियो बनाएंगे, उसकी क्या जरूरत है। जिसने कभी मेरे को समझा ही नहीं, मैं उसको क्या समझूंगी, उसके लिए मैं आंसू बहाऊं, नहीं बहाना। तो मेरी क्या नहीं कहता, आई डोंट केयर, मेरे को परवाह नहीं। मैं जा रही हूँ, मुझे अच्छी लग रही है, आई लाइक टू लाइफ। मैं सिर्फ जब तैयार होती हूँ कांच में देखते हुए सर आई लव, मैं अपने आप को प्यार करती हूँ। जिस दिन मैं कांच में उठ के अपने आप को प्यार करूँ, समाज में से प्यार करेगा, मुझे क्या जरूरत पड़ेगी किसी और समाज की। जी। सेल्फ केयर, सेल्फ लव बहुत जरूरी है। जैसा कि मैम कह रही हैं कि सोसाइटी तो हर किसी से किसी को देख के खुश नहीं होती, तो हमें खुद अपनी केयर, हमारे जो अधिकार हैं वो हमें खुद लेने होते हैं। अगर सोसाइटी नहीं दे रही तो हमें खुद लेने होते हैं। मैम, एक ये चीज कि जो अब आप गाइडेंस जो करती हैं बच्चों का, किस तरह से करती हैं उनको, देखो, जो अभी आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं। जहाँ बच्चे जो थे पहले सिस्टम में नहीं थे, मैं उनको एक सिस्टमेटिक डालती हूँ। एक प्यार, करुणा, कहते हैं लालन पालन ताड़न तीनों चीजें हैं। अगर लालन करूंगी तो बच्चे कुछ कर नहीं पाएंगे, ताड़न करूंगी तो कुछ करेंगे, और पालन ऑलरेडी मैं इनका जिस तरह कर रहा है। तो तीन चीजें, माँ बाप का प्यार चाहिए वो मैं देती हूँ, ताड़न करती हूँ ताकि वो कुछ सीख पाए, सिस्टम में आ पाए, तो ताड़न करते हूँ। पालन तो मेरा दायित्व है, मैंने उनकी गार्जियन बनी हूँ, तो मेरा दायित्व पड़ता है कि सरकार की तरफ से फंड नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, तो यहाँ पर फिल जो फैसिलिटीज है, खाने की, सुबह ब्रेकफास्ट की, यहाँ रात के डिनर की, शाम के चाय की, जो व्यवस्थाएं करनी है उन चीजों को मैं देखती हूँ। इवन किस दिन अगर कुक नहीं आ रहा है या किसी वजह से थोड़ा लेट सेट हो रहा है, तो इवन ब्रेकफास्ट जब मैं बनाती हूँ तो बच्चे बोलते हैं कि आज आपको ही बनाना है, और मेरे हाथ का, तो शायद हो सकता है
एक माँ का स्नेह और प्यार है उसमें इतना भरपूर, तो बच्चों को इतना अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है कि दोबारा बोलते हो आप बनाओ। मैं मैं रोज रोज नहीं बनाऊंगी, आपसे कहते हुए तो बोला डरते नहीं मैंने हैं। कहा नहीं, मैंने दोबारा नहीं बनाऊंगी मैं। जी, नहीं मतलब वो एक पेरेंट्स की तरह आपको बोल सकते हैं ना, डरते नहीं है दैट्स वो बिल्कुल भी। रीजन ही है। देखो जहां प्यार है वहां सब कुछ है, प्यार में हर कुछ है। ईश्वर तक प्यार में कहते पत्थर तक पिघल जाता है, तो हम्म। मैं तो इंसान हूँ। एक मैम, एक जो बड़ी चीज जो मैं ऑब्जर्व भी करती हूँ, मुझे अच्छी लगती है, सोसाइटी चाहे वो कोई सी भी हो, सबसे एक तरीके से क्राइम बहुत बढ़ रहा है। लाइक गुरु शिष्य परंपरा खत्म सी होती जा रही है, डिसिप्लिन खत्म हो रहा है, अपने पेरेंट्स से लोग कैसे भी बात करते हैं। जबकि यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे से व्यवस्थित ढंग से गुरु शिष्य परंपरा है, जिसमें पेरेंट्स का भी स्नेह बच्चों को मिलता है। क्या कहेंगे आप, किस तरह प्यार से इसको ज्वाइन देखो, करें? ये ज्वाइन क्या है, देखो आज भी हमारे बच्चे अपने आप को सिक्योर महसूस करते हैं हम्म, जब हम अपना गुरु बनाते हैं, एक गुरु की छत्र छाया में पूरी ताउम्र निकाल देते हैं। हम्म, तो वही तो गुरु शिष्य प्रणाली है हम्म, कि ताउम्र निकाल दी गुरु के आश्रय में, हम्म, गुरु का आशीर्वाद पाने के लिए, हम्म, ताउम्र निकाल दी गुरु की सेवा में। हम्म, तो यही तो है। कहते हैं गुरु बिन कौन तारे। जी, तो यहाँ पर वो गुरु नहीं है जो जाकर के आपको एक रोजगार पे लगाए, वो गुरु वो है जो आपको सही राह, सही मोटिवेशन और सही जगह लगाए, वही गुरु है। जीना सिखाए, लाइफ तो का जीना लाइफ में आपको लाइफ में जीना, हम्म, इवन प्रभु की राह तक आपको पहुंचाने वाला सच्चा गुरु वही है। हम्म, तो गुरु शिष्य प्रणाली आज इसलिए खत्म हो रही है कि हमारे जितने स्कूल के टीचर या और कोई प्रोफेशनल कोर्सेज, जो गुरु टीचर्स जिसको आजकल बोल रहे हैं, जी वैसे जी देखा जाए तो पहले तो गुरु ही बोला था, जी, पर आज वो सब प्रोफेशनल ही हो गए हैं। एक फेथ सा खत्म फिर हो रहा है। खत्म। वो देखिए बच्चा पढ़ाना मुझे 1 घंटे लेना है, ऑनलाइन क्लास लेने में आधा घंटा लेना है। हम्म, वो एक जी लगा करके, एक अपना मन तन लगा करके नहीं पढ़ा सकते कि ताकि बच्चा बन जाए। मुझे जरूर नहीं कि पैसों की जरूरत, मेरा एक बच्चा लायक बन जाएगा, आई वेरी वेरी प्राउडफुल कि मेरा एक बच्चा लायक बन गया, मेरा एक जी, बच्चा जॉब पे लग खुशी गया। मिले, खुशी मिलती दिस है। सेल्फ खुशी बहुत है। आपने कुछ किस दिन समाज के कि आप किस दिन किसी गरीब को अपने हाथ से रोटी बना के खिला के आओ, कितना अच्छा है। और एक आप बाजार से पैकेट पैक करके लाओ, हम्म, फर्क रहता है तो दोनों डोनेशन, हम्म, पर दोनों में आपको सुकून मिले। पर वो जो आप खुद सेल्फ बना के देके आओगे ना, हम्म, उसमें आपको ज्यादा मजा आएगा। जी, तो जो मैंने मेहनत करी और वो बच्चा जब निकल के आ रहा है, एक मैं इंस्टीट्यूट में भेज रही हूँ, वहां बच्चा पास हो गया, तब भी मेरे को खुशी होगी, पर मैं खुद उसको टाइम देके पढ़ा रही हूँ तो डबल खुशी होगी। जी। मेरा आखिरी सवाल मैम, ये इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर जो विजिबिलिटी डे सेलिब्रेट करने वाले हैं हम 31 मार्च को, पहली बात तो ये इंटरनेशनली ओवरऑल वर्ल्ड का है, तो किस तरीके की चीजें आप सोच रही हैं, प्लान कर रही हैं, जिससे लोगों को? देखो हम जो ट्रांसजेंडर विजिबिलिटी डे जो कर रहे हैं, एक सुबह हम लोग ऑनलाइन पे भी करते हैं कि लोग आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा बहुत ध्यान दे एक्टिव। रहे हैं, क्योंकि प्रिंट मीडिया तो गया, जी जहाँ जी। पर लोग पढ़ते थे, आजकल अखबारें भी घरों के अंदर बंद हो गई हैं, सब न्यूज मोबाइलों पे चलने लगी है। वहां पर एक लाइव सेशन हम इस तरह करके लोग को है। दूसरा, हम अपने समाज को बुला करके अपनी विजिबिलिटी दिखाकर 10 लाख के थोड़ा एक रिफ्रेशमेंट और अपना अपनी वजूदगी कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, हमको थोड़ा मोटिवेशन करना। जिससे ये एक प्रोग्राम है, क्योंकि इतना बड़ा पैनल पे हमारे पास न तो फंड है न ही कुछ है ताकि हम इस बहुत बड़ा चीज को प्रोग्राम को कर पाए। पर हाँ, शॉर्ट ही धीरे धीरे कभी, अभी तो हम अनाउंस कर रहे हैं, इन फ्यूचर्स में जब भी हमारे पास होगा तो हम इसको विजिबिलिटी के लिए हम लोग ब्रॉड लेवल पे। ब्रॉड लेवल पे ऑफ बना कहने कैसे कि ओपन में भी कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हमारा समाज ओपन में दिखेगा नहीं, कहाँ से होगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो विजिबिलिटी ये के लिए। विजिबिलिटी के लिए जब तक हम इंडोर इंडोर के, जब तक हम आउटडोर कुछ प्रोग्राम नहीं करेंगे, आउटसाइड प्रोग्राम्स नहीं करेंगे, कैसे लोग पहचानेंगे। जी, विजिबिलिटी की बात है तो मैम, आप जो हमारे दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, देखेंगे, हर वर्ग के लोग देखेंगे, तो आप थोड़ा ये बताएं कि वो आपसे किस माध्यम से जुड़ सकते हैं, आप कहाँ पे, क्या देखो मैं वेबसाइट तो है? ये इतना बोलूंगी, जो ट्रांसजेंडर विजिबिलिटी डे है, आज हम हर डे सेलिब्रेट बहुत अच्छे से करते हैं, चाहे बाल दिवस है, मदर डेज है, टीचर्स डे है, डॉक्टर डेज है, या तो इस समाज के लिए भी 2 शब्द अगर सोशल मीडिया पे डालेंगे जी तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा कि एक अवेयरनेस में, जहाँ मेरी मुहिम है उसमें आप सब जो युवा लोग या जो मेरे दर्शक देख रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, अगर वो
कुछ दो शब्द मेरे समाज के लिए लिखेंगे जी तो मेरे को और अच्छा लगेगा कि एक मेरी मौजूदगी, मेरी कह रहे ना कि कारवां में जी मैं चली थी अकेले और मेरे साथ सब कारवां जुड़ बन गए गया। हैं। तो एक मुहिम में आप लोग का भी सहयोग रहा कि अवेयरनेस में आप सबका सहयोग रहा। धन्यवाद। अ, हम सभी कहीं ना कहीं कभी ना कभी बचपन में या फिर बड़े होके हम इस समाज से मिलते हैं, ब्लेसिंग्स लेते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स से ही बड़े होते हैं और हम इतने आगे बढ़ जाते हैं कि उस समाज को भूल जाते हैं जो कहीं कभी ना कभी हमारे साथ था। हर चीज में, चाहे फिर वो खुशी हो, शादी हो, हर जगह वो हमारे साथ होता है, प्लस वो डिसिप्लिन के साथ हमारे साथ होता है। तो फिर हम क्यों नहीं सोच पाते उस समाज के बारे में जो हर जगह, हर एक मिनट, हर एक पल हमारे साथ होता है। आपने कभी इनको प्रोटेस्ट करते हुए नहीं देखा होगा, आपने कभी इनको अपने अधिकारों के लिए सड़कों पे नहीं देखा। तो क्या हमारा उत्तरदायित्व नहीं बनता, क्या सरकार का उत्तरदायित्व नहीं बनता कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें, या कभी मिल जाए हमें तो हम उनसे प्यार और मोहब्बत से बात करें? क्यों हम उनसे एक जलालत के साथ उनसे बात करते हैं? क्यों हम अपनी, तो मेरी भी सबसे यही गुजारिश है कि हम सब उनको एक रिस्पेक्ट दें, क्योंकि हमारा सोसाइटी है, हमारी जो भारत की सभ्यता है वो बहुत विशाल है, उसमें ये समाज बहुत ऊंचा तबके पे है, एक राजा की भूमिका पे है, तो हमें वही सम्मान उनको देना है। आप सब देख रहे थे थिंक 360, मैं हूँ पूजा और मेरे साथ थी पुष्पा माई। तो आप सभी दर्शकों का धन्यवाद ये प्रोग्राम देखने के लिए। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम फिर पुष्पा माई से आपको मिलाएंगे लाइव कभी। तो अभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।